अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज ये शो होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज मैं अदा कर रही हूं। भारतीय सियासत में गुज़िश्ता एक दहाई से ये तासुर मजबूत होता गया है कि मोदी के खिलाफ मौसर अवामी तहरीक खड़ी करना नामुमकिन हो चुका है। ताहम दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों नौजवानों का एहतजाज इस तासुर को संजीदगी से चैलेंज करता दिखाई देता है। नौजवान अपने मुतालबात मनवाने के लिए भारतीय पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इन पर भरपूर रियासती जबर कर रही है। इसीलिए दुनिया भर का मीडिया इस एहतजाज की कवरेज कर रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत जैसे मुल्क में जहां तकरीबन 65% आबादी 35 बरस से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है, क्या उनका एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए बड़ा सियासी खतरा बन सकता है? इस एहतजाज की बुनियाद किसी सियासी जमात ने नहीं, बल्कि तंजिया अंदाज में वजूद आने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी। अभिजीत दिपके की क़यादत में शुरू होने वाली ये ऑनलाइन मुहिम नाराज नौजवानों की सबसे नुमाया आवाज़ बन गई। ये महज अलामती एहतजाज नहीं, बल्कि तालीमी बदइंतज़ामी, बेरोज़गारी और हुकूमती बेहसी के खिलाफ नौजवानों के गुस्से का इजहार है। इम्तिहान का पर्चा लीक होने का, दोबारा इम्तिहान, मुबैना तलबा खुदकुशियों और मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और जबरी गिरफ्तारी की तहरीक को मजीद कुव्वत दी। अब इस तहरीक के असरात दिल्ली से निकलकर पंजाब के किसानों तक पहुँच रहे हैं। 2020 और 21 की कामयाब किसान तहरीक अभी भारतीय सियासत की याददाश्त से महव नहीं हुई कि इस बार भी पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ मार्च की तैयारी करते नजर आते हैं, मगर बीजेपी गवर्नमेंट उन्हें हरियाणा में रोकने की कोशिश कर रही है। सवाल उठता है कि अगर किसान रुकावटें तोड़कर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए तो नौजवानों और किसानों का इत्तेहाद मोदी हुकूमत के लिए गैर मामूली दबाव पैदा कर सकता है। ताहम भारतीय सियासत में जयप्रकाश नारायण की तहरीक से लेकर आज तक तलबा की तहरीकें उस वक्त फैसला कुन साबित होती हैं जब उन्हें बड़ी अपोजिशन जमातों की मुकम्मल सियासी पुष्टपनाही हासिल रही है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, दीगर अपोजिशन जमातों ने एहतजाज की हिमायत की है, मगर असल इम्तिहान ये है कि क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तरमनोल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाएं बाजू की जमातें अपने इख्तलाफात को भुलाकर मुश्तरका मफाद बनाएंगी या फिर हस्बे रिवायत सियासी मसलहतों का शिकार रहेंगी। मोदी तकरीबन 12 बरस से ऐसी हुक्मरानी कर रहे हैं जिस पर अदलिया, मीडिया और जमहूरी इदारों की आज़ादी महदूद करने, अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने, अडानी और अंबानी जैसे सरमायाकारों को गैर मामूली फ़ायदा पहुँचाने, नोटबंदी, आर्टिकल 370 के ख़ात्मे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और अपोजिशन को तकसीम करने जैसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, मगर इसके बावजूद इन्हें कोई फैसला कुन अवामी मज़ाहमत दरपेश नहीं आई। इसलिए असल सवाल यही है कि क्या इस बार नौजवानों और किसानों की मुश्तरका मज़ाहमत 2020 और 21 की किसान तहरीक की तरह मोदी हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर पाएगी? ये एहतजाज भी भारत की बिखरी हुई अपोजिशन की सियासत के बायस तहलील हो जाएगा। आने वाले दिन इसी सवाल का जवाब देंगे। आज पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान, शहजाद चौधरी और हसन निसार साहिब। अपने पैनल के सामने सवाल हम ये रखेंगे कि दिल्ली का जंतर मंतर मोदी सरकार के लिए नया मैदान जंग बन गया है। नौजवान मोदी के इस्तीफे का मुतालबा करने लगे। क्या अपोजिशन जमातों, किसान तंजीमों की हिमायत के बगैर नौजवान अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? सबसे पहले शहजाद साहब आपका कमेंट लेंगे। मैं देखें, जब भी कोई आवाज़ अपने हकूक के लिए उठती है या शिकायत के तौर पे उठती है, जिस तरीके से कि इन बच्चों की या इन स्टूडेंट्स की आवाज़ इंडिया में जिसका आपने जिक्र किया, तो इसका ये मतलब नहीं होता इनकलाब आ गया। हमें असल में अब अपने माहौल के अंदर और इस खत्ते के माहौल के अंदर रहते हुए लगता है कि हर आवाज़ इनकलाब लेके आएगी। ऐसा नहीं होता। शहरियों के हकूक होते हैं और शहरियों की शिकायत होती हैं, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर हम भूल गए हैं तो ये दूसरी बात है, लेकिन हम उस हद तक भूल चुके हैं कि हमें लगता है कि हर ऐसी आवाज़ इनकलाब, तो इनकलाब नहीं होगा। ये देखिए, असल में जो सबसे बड़ी अपनी इंडिया की जो सबसे बड़ी हिफाजत है किसी इनकलाब के खिलाफ, वो उसका अपना साइज है, हुजम है। इतना बड़ा मुल्क है कि वहां पर एक सोच रखना या एक सोच को गालिब करना तकरीबन नामुमकिन है, चाहे वो मोदी की अपनी सोच ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास पीछे रियासती ताकत ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक सोच नहीं हावी कर सकता, गालिब कर सकता पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। ये हिंदुस्तान की अपनी एक उसकी जो 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 वो उसका साइज है, जो हुजम है, वही उसके खिलाफ उसके लिए सबसे बड़ी सहूलत हुआ करती है ऐसी चीज के अंदर। मकासद क्या है इन स्टूडेंट्स के?
वो कह रहे हैं कि एजुकेशन बजट को 6% किया जाए और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवा दिया जाए कैबिनेट से। बेशक एक आवाज है, शायद उनको अपना जोर दिखाने में कोई मदद कर रही हो, उनको सब इकट्ठे होकर बाहर निकले। शहजाद साहब, आप तो मोदी के इस्तीफे का भी तो मुतालबा कर रहे हैं वो, कि मोदी भी इस्तीफा दे। हाँ, लेकिन पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवा लें, उसके बाद मोदी की बात करेंगे। तो इसलिए पहले इसको करवा लें। तो इसलिए ये दो दो चीजें जो है, हुकूमत पहले काम क्या करती है, लाठी बरदार। उन्होंने पहले उनको मारने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर ये कंट्रोल हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर कोई ना कोई सियासत के अंदर इस किस्म का को बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्बानी देना ऐसी सूरत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, जो खतरे वाली तो नहीं, जो ज्यादा बड़ी मुश्किल चीज हो सकती है, वो किसानों का आके मिलना है इनके साथ। वो जब किसान मिल जाते हैं पंजाब के, तो एक तो उसके अंदर खालिस्तान का एक एलिमेंट आ जाता है, और दूसरा ये जो इकट्ठ है, जो जमगट्ठा है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये क्या क्रिएट कर रहा है अपॉर्चुनिटी, ये क्रिएट कर रहा है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज तो खुद गुलाम है हिंदुत्व की तमाम। उनको तो पता है कि हिंदुत्व का जोर इतना चल चुका कि जब तक हम भी वो बोली नहीं बोलेंगे जो कि सब के सब इस वक्त सुनना चाहते हैं, तो हमें भी वोट कोई नहीं देगा। तो इसलिए मुझे यूं लगता है कि बेशक तहजीबी तौर पर इस आवाज का उठना कम से कम मेरे कानों को तो भला लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या हिंदुस्तान इससे उलट पलट हो जाएगा? ऐसी हर किसी चीज नहीं होगी, तलपट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी के पास इतनी सियासी ताकत, इतनी रियासती रिसोर्सेज हैं कि वो इन चीजों को मैनेज कर सकता है, कर भी लेगा। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है बाकियों के लिए भी, जो कि अपने हकूक के लिए कभी आवाज उठाना चाहें। लेकिन इसमें खौफजदा होने की किसी और मुल्क के लिए, किसी और रियासत के लिए या हिंदुस्तान के लिए मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। सही। और शहजाद साहब, जो दीगर बाकी भारत की पार्टियां हैं जो कि ऑपोजिशन में बैठी, जैसे कि राहुल गांधी का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी इस वक्त। तो क्या इन चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि पूरी ऑपोजिशन अगर इस मामले पे एक पेज पे आ जाती है? नहीं, देखें, मोदी जैसा मर्जी वजीर आजम है, कामयाब वजीर आजम है, 15 अपनी थर्ड टर्म कर रहा है। और पता नहीं उसको कितने 14 साल हो गए, अब 12वां साल हो जी, गया, 12। 12.5 साल। तो मेरा ख्याल है वो 15 पूरे कर लेगा। हाँ, अगर सियासी तौर पर इतनी ऑपोजिशन बढ़ जाती है कि उनको मिड टर्म की तरफ जाना पड़ता है, मिड टर्म करते हैं, इलेक्शन के थ्रू ही तब्दीली होगी, वहां इनकलाब नहीं आएगा। तो इसलिए हाँ, अगर वो मजबूर उस लेवल तक ले जाएं इस पूरी मूवमेंट को, इतनी फैल जाए पूरे भारत के अंदर कि वो जाके फिर उसके बाद कहें कि हाँ जी, इसके बाद इलेक्शन के बगैर वो इलेक्शन पे ही जाएंगे, वो भी एक जमहूरी रास्ता है। तो मोदी हो या कोई और हो, यानी मोदी को गाली देने को तो मेरा भी जी चाहेगा, लेकिन कहने का मतलब है वो तो है तो वजीर आजम ना अपने जी, जी। मुल्क का, और कामयाब वजीर आजम है, बहुत कामयाब वजीर आजम है। अपने मुल्क को तरक्की की राहों पे कहां से कहां ले गया, कहां तक उसने तशख्खुस भारत का बड़ा कर लिया। तो मेरा ख्याल है हमारे जैसे माशरों को सीखने की जरूरत है। बाकी उसके तरीके ठीक ने हमें पसंद नहीं होंगे, लेकिन और वो है भी नहीं ठीक जो वो करता है, जी, जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत को या भारत की हद तक खतरा मुझे कोई महसूस नहीं होगा। ठीक है शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। नौजवान जो है मोदी हुकूमत से इस्तीफों का मुतालबा करते नजर आते हैं, यानी उनका गुस्सा सबके सामने। तो क्या मोदी का राज सिंहासन आपको लगता है कि खतरे में है? जी हसन साहब। ये आप मुझसे बात कर रही जी हैं हसन साहब, आपसे मैंने सवाल किया। हेलो। जी हसन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं समझा आप जैगम साहब से बात करो। जी, अच्छा, जी। देखो बात सुनो, अभी एक बात की है शहजाद भाई ने, तो एक बात ध्यान में रखें, ज़ार्स ऑफ रशिया से लेके फ्रेंच रॉयल्टी और शाह ईरान तक, ये तो कल की बातें हैं। ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन मगज़ फिर जाए अगर अवाम का तो फिर सब कुछ हो सकता है। मेरे नज़दीक ये इस पूरे बद्दुआए हुए खित्ते, मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसको बद्दुआया हुआ खित्ता समझता हूँ। इसके लिए ये बहुत अच्छा शुगून है, बहुत अच्छी खबर है। भारत में मेरे लास्ट विजिट को तकरीबन 20 साल हो गए हैं। वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस थी जो मैंने अटेंड की थी, अब पता नहीं मुझे कितने साल हो गए। सो आई एम नॉट इन टच, पल्स, लोगों से मिलना ये ज़रूरी होता है, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरी भारतीय अवाम के लिए दुआ है कि अगर ये वाकई एक्सप्लॉयटर्स हैं, जहाँ तक मेरी अपनी फीलिंग है, वो बर्बाद कर रहा है, वो ज़हनी, जज्बाती, नफ्सियाती तौर पे अपने अवाम को बहुत बर्बाद कर रहा है। बाकी कामयाबियाँ बिल्कुल ठीक है, इट्स अ पैकेज। अच्छा, वो लोग इकट्ठे होकर बाहर निकलें और अपनी मुनाफिक लीडरशिप
को इबरत का निशान बना दें। दिस इज फॉर देम टू डिसाइड। मैम हम लगना अच्छा। आखिरी बात यह है, काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। मुखफ़फ़ उसका क्या हुआ, KMP। और फिर ये कीड़े मकोड़े हर मुकद्दस गाय को नोच के रखते हैं। चूँकि ना वहाँ वसाइल की कमी है ना यहाँ कमी है। हाँ। यहाँ भूख ना, वहाँ हमसे बेहतर है डेफिनेटली, लेकिन जो हमारा हाल हो गया है बरा आई वांट। लेकिन हसन साहब, जो वहाँ की कॉकरोच पार्टी है वो तो नौजवानों पे है। यहाँ की जो कीड़े मकोड़ों की पार्टी की आपने बात की, तो आपको लगता है कि नौजवानों को इस तरह की पार्टी सूटेबल है, या नौजवान इस तरह की पार्टी के मुतहम्मिल हैं हमारे मुल्क में? मेरे तो अपने बेटे नौजवान हैं, तो इनको अल्लाह माफ़ करे, इन पे को फटकार है, इनके दिमाग काम नहीं करते। मुझे तो सियासत से नफरत रही है, लेकिन कल अगर ऐसी मूवमेंट होती है एंड माय ओन सन्स decide to join, I'll be too happy। मुझे नहीं पता हमारी यूथ इतने % यूथ तो फलाना है, ये क्या कर रहे हैं लोग, अपने बच्चे मार रहे हैं। मैं हैरान हूँ, बाप बेटे को, बेटा बाप को, गुर्बत की वजह से माँ बाप भी रजामंदी से खुदकुशी कर रहे हैं। था नहीं, सारा गुस्सा भी अपने दी काट रहे हैं। चलो, डायरेक्शन चेंज होने की बात होती है, हो गई तो फिर खुदा की पनाह। सही, ठीक है। जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो अगरचे जनूबी एशियाई ममालिक में नेपाल के अलावा नौजवानों को एहतजाज से कोई बड़ी सियासी और इंतखाबी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगर तो ये भारत की पार्टी कॉकरोच पार्टी इसी तरह से चलती रहती है, एहतजाज होते रहते हैं, तो आपको लगता है कि क्या नौजवान जो है कोई सियासी मंजरनामा तब्दील करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं? इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये जो नकली काकरोच हैं, ये नौजवान तो मजाक मजाक में काकरोच है ना, इनका मुकाबला है असली काकरोचों से। वो असली काकरोच जो नफ़रत, तशद्दुद, तकसीम, तफरीक के कुएं में पल रहे हैं और 1.5 अरब की कौम को उस कुएं में घसीट रहे हैं। और ये नौजवान जो असल मसाइल हैं उन पर आवाज़ उठा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चूरन, वो तफरीक और तकसीम का, तो मजहबी नफ़रत अंगेज़ी का जो चूरन था, उसको खाने की बजाय कौम मसाइल को फेस करे। देखिए, आपने बांग्लादेश का, नेपाल का बताया। अब बांग्लादेश में बज़ाहिर नौजवान जो सड़कों पर आए थे वो कोटे की वजह से आए थे, लेकिन असल मसला ये था कि मुलाजमतें महदूद थीं और मुलाजमतें अशराफिया के करीब लोगों को मिल रही थी। अब नेपाल में जो झगड़ा था वो सोशल मीडिया का था, लेकिन असल मसला बदउनवानी का, अकरबा परवरी का, बेरोज़गारी का और सियासी ख़ानदानों की मराहत का था। इसी तरह अगर हम भारत को देखें, इन मुजाहिरों को देखें, तो बज़ाहिर मसला जो था वो मेडिकल इम्तिहान के पेपर लीक होने का था, जिससे 20 लाख नौजवान मुतासर हुए जी। लेकिन असल बात यह है कि नौजवानों का जो मुस्तकबिल है उसको रियासत नज़रअंदाज कर रही है। नौजवानों का जो हक़ एहतजाज है वो छीना चाह रहा है। ये नौजवान निज़ाम से जवाबदेही चाहते हैं। इम्तिहान तो एक चिंगारी थी ना, आप ख़ुद वहाँ के इम्तिहानों को देख लीजिए कि इम्तिहान एक मुकम्मल इंडस्ट्री बन चुका है, जहाँ पे बेशुमार एक बड़ी कोचिंग फ़ीस होती है, कोचिंग अकेडमीज़ होते हैं। नौजवान गरीब ख़ानदानों के, मिडिल क्लास के साल हा साल मेहनत करते हैं ताकि उन इम्तहानों से गुज़र कर वो सरकारी अच्छी नौकरी ले सकें, वो ऐसे इदारों में जा सकें जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। IIT में जा सकें, वो मेडिकल कॉलेजेस में जा सकें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा सकें, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, इम्तिहान कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं। अब अमीर बच्चा जो है वो तो दोबारा इम्तिहान दे देगा अगर एक इम्तिहान कैंसिल हुआ है। ज़रा सोचिए किसी गरीब मुतवस्सित ख़ानदान को उसके कितने साल बर्बाद हो जाएंगे, वो दोबारा कैसे करेगा? शहरों में कितने दिन रहेगा गरीब का बच्चा, दोबारा अकेडमीज़ की फ़ीस कैसे देगा? और उससे भी बड़ी बात, वो जब ले भी लेता है, पूरे खित्ते का जो मसला है और भारत का भी मसला है कि जो तालीम और रोज़गार के दरमियान में एक जंजीर थी वही टूट गई है कि तालीम के बाद डिग्री है, डिग्री के बाद नौकरी है। आपने तालीम भी ले ली, डिग्री भी ले ली, नौकरी कोई नहीं है, जॉबलेसनेस है।
सही। एक ऐसी ग्रोथ है भारत में जो जॉबलेस ग्रोथ है, जी। बाहर एक शानदार तरक्की है, 8% तक ग्रोथ है, लेकिन नौकरियां पैदा नहीं हो रही। तो जैगम साहब, क्योंकि ये एक तो ऐसी ये ग्रोथ भारत है के साथ साथ बहुत सारे ममालिक का तो ये इशू है ही, हम भी ये चीज़ फेस कर रहे होते हैं, लेकिन जो ये नौजवानों की तहरीक चली है कॉकरोच जनता पार्टी, ये कामयाब हो पाएगी अगर तो इसको अपोजिशन का साथ नहीं हासिल होता, अगर तो किसानों का साथ हासिल नहीं होता, कि इतनी स्ट्रांग है ये अकेली कि ये सब ऐसे लोगों को बहा ले जाएगी जो कि हक तलफी करते नजर आते हैं? देखिए, हमें कामयाबी की एक तारीफ करनी होगी ना। पहले तो आप ये ज़हन में रखिए कि ये सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका वोट नहीं है नौजवानों का, ये अपोजिशन के भी ख़िलाफ़ है, ये सियासत के भी ख़िलाफ़ है। ये नौजवानों का अपना प्लेटफॉर्म क्यों है? इन नौजवानों को अपोजिशन क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी? इस तरह के जुलूस मुजाहरे जो अपोजिशन पार्टी हैं बड़ी बड़ी, कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती थी? ये काकरोच पार्टी के इस अजीबो गरीब प्लेटफॉर्म पे नौजवान आके अपने जज्बात क्यों इजहार कर रहे हैं? इसलिए कि सियासत नाकाम हो रही है और पूरे खित्ते में सियासत की नाकामी की वजह से ऐसी तहरीकें उभर रही हैं। कामयाबी इन लोगों का इतना बड़ा एहतजाज ही कामयाबी है, एक प्लेटफॉर्म का बन जाना कामयाबी है। सही। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। अगर तो तलबा और किसान अपने अपने मुतालबात को लेके भारत में एक हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो मोदी की गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक प्रेशर आएगा, या मोदी की गवर्नमेंट इस प्रेशर को या इस चैलेंज को फेस कर पाएगी? महक, इसको ना हम एक प्रोसेस के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं, राइट? बिकॉज ये पाकिस्तान वाला हाल तो नहीं है ना, जहाँ पर अगर हुकूमत थोड़ी सी डामाडोल होती है तो वो उसमें किसी प्रोसेस का अमल दखल नहीं होता। कभी उसको सदर को या आईनी तरमीम इस्तेमाल करके निकाल देता है, कभी फौज बराह रास्त आ जाती है, कभी अदालतों को इस्तेमाल करके निकाल दिया, हुकूमत को बदल दिया जाता है। भारत में तो जब से आज़ाद हुआ है भारत, उसके अंदर एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ही हुई है। और बावजूद इसके कि अब ये तीसरी टर्म सर्व कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका भी इन्हिसार जो है वो उसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी के आने से किसी भी नई पॉलिटिकल एंटिटी को अपने कदम जमाने के लिए बुनियादी तौर पे 3-4 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहली होती है रिकग्निशन, जो उन्हें पहले दिन ही मिलती है। यहाँ तक कि जब उनको भारतीय हुकूमत ने इग्नोर भी करने की कोशिश की या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी भी लगाने की कोशिश की, उसके बावजूद वो चंद हफ्तों के अंदर अंदर उनकी फॉलोइंग जो थी वो बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उससे भी बढ़ गई। तो रिकग्निशन तो ऑलरेडी उनको मिल चुकी है। दूसरी चीज कि उसकी एबिलिटी लोगों को अराउंड किसी न किसी कॉज के आसपास मोबिलाइज करने की, वो हमने देखा कि वो बतदरीज बढ़ रही है सीजेपी के मामले के अंदर। क्योंकि जब उन्होंने पहला पब्लिक एहतजाज भी किया तो उसमें तो सिर्फ चंद 100 लोग आए थे, वहां से लेकर एक बहुत छोटे अरसे के अंदर अब हम देख रहे हैं कि हज़ार की तादाद में लोग जो है वो बाहर निकले हुए हैं। कोई भी रीजनेबल एस्टिमेट अभी तक हमें इस तरह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 20-25 हज़ार से ज्यादा लोग अब तक जंतर मंतर में जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। तीसरी चीज होती है एक्सटर्नल सपोर्ट, यानी कि दीगर सियासी जमातें उनको कैसे देखती हैं कहीं किसी भी नई उभरती हुई सियासी ताकत को। तो वो हमने देखा है कि भारत के अंदर डेस्परेट हैं सारी सियासी जमातें। तकरीबन उनका वही हाल है जो कि अपने धरने के बाद पीटीआई का पाकिस्तान में था, जब वो अपनी सियासी सिमत को खोती हुई नजर आ रही थी और फिर एकदम से पनामा लीक्स हुआ और उसकी एक नई रूप फूंक दी उसने तहरीक इंसाफ के सियासी कोशिशों के अंदर। तो वहाँ भी ऑपोजिशन का काफी डेस्परेशन है और यही हाल है। तो वो तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगी जो उनको फिर से मुतहरिक होने में मदद दे मोदी सरकार के खिलाफ। और आखिरी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या वो सियासी कुव्वत अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेती है कि जो तहरीक वो शुरू करती है उसको बाकायदा किसी अंजाम तक, यहाँ बाकायदा के अपनी मंजिल के करीब जो है वो ले जाने के लिए वो इतनी ऑर्गेनाइज हो, उसके पास वो इंतजामी कुव्वत भी हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये इसका स्टार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है महक। और जैसे मैंने पहले कहा ना, तो ये तो नहीं होगा कि ये हुकूमत को पलट देगी या ये इवन मिड टर्म इलेक्शन भी फोर्स कर लेगी, बेशक इसके साथ आसपास की जमातें मिल भी जाएं, क्योंकि अभी तक वो जो हिंदुत्व की बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल रखा हुआ है इंडिया के ऊपर, वो काफी मजबूत होता है। जो कि रिसेंट हमें बाई इलेक्शंस के अंदर जो चीज हमने देखी और रियासती इलेक्शन के अंदर भी देखी। लेकिन ये प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इसको देख के ये समझा जा सकता है कि अगर ये जो एक हिंदुत्व का उन्होंने एक जाल जिसके अंदर तमाम भारतीय आवाम को पकड़ रखा है,
वो शायद उसके अंदर कोई चिंक पैदा हो, क्योंकि एक चीज जिसका आपने जिक्र किया था जी, कि जी। जी 65% आबादी उसकी 35 बरस से कम की है, उसके साथ साथ ये स्टेटिस्टिक भी बहुत अहम है कि उनके जो 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट नौजवान हैं इंडिया के, उनमें से 40% जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो मसले तो बहुत रियल हैं। सही। अब देखते हैं कि प्रोसेस जो है ये कितनी तेजी से अनफोल्ड होता है। ठीक है आमिर साहब, आपका कमेंट आ गया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से गंदम बहरान के दहाने पर खड़ा है। बज़ाहिर सरकारी अदादोशुमार इस खदशे की तायीद नहीं करते, क्योंकि रवां साल गंदम की पैदावार तकरीबन 3 करोड़ टन रही, जबकि गुज़िश्ता साल के ज़खायर शामिल करने के बाद ये मिकदार मुल्क की ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बनती है। इसके बावजूद पंजाब और सिंध जैसे ज़रई सूबों का विफाक से लाखों टन गंदम तलब करना इस बात का इशारा है कि मसला पैदावार की कमी नहीं, बल्कि पॉलिसी, खरीदारी और तकसीम के निज़ाम में खराबी है। 2 बरस कबल IMF की शराइत के तहत इमदादी कीमत का खात्मा किया गया, लेकिन इसके मुतबादिल ऐसा कोई मौसर निज़ाम मुतारिफ नहीं कराया जा सका जो किसान, मंडी और सारिफ तीनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता। नतीजतन पंजाब अपनी मुकर्ररा खरीदारी का मामूली हिस्सा और सिंध भी इंतहाई महदूद मिकदार ही खरीद सका, जिससे सरकारी ज़खायर कमज़ोर और निजी शोबे का किरदार गैर मामूली तौर पर मजबूत हुआ। बहरान की दूसरी अहम वजह अलग अलग सूबाई मौक़िफ़ है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा विफाकी ज़खायर पर इन्हसार कर रहे हैं, जबकि पंजाब ने अपनी दाखिली ज़रूरियात का हवाला देकर सिंध को गंदम की फराहमी में नरमी से इनकार किया। दूसरी जानिब इत्तलात हैं कि पंजाब में लाखों टन गंदम का सुराग नहीं मिल रहा, जिसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी से जोड़ा जा रहा है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो मसला पैदावार से ज़्यादा हुकूमती अमलदारी का है। ऐसे में वफाक के पास मौजूद महदूद स्ट्रेटेजिक ज़खायर भी तेज़ी से ख़त्म हो सकते हैं, जिसके बाद दरामद का ऑप्शन ही बाकी रह जाता है। इस सूरत हाल का सबसे नुमाया असर कीमतों पर पड़ रहा है। चंद ही हफ्तों में गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ और बड़े शहरों में आटा आम सारिफ की पहुंच से मजीद दूर हो गया। यही वजह है कि असल सवाल गंदम की दस्तयाबी नहीं, बल्कि इसकी मौसर हुक्मरानी, शफाफ तकसीम और बर वक्त मार्केट मुदाखलत है। अगर विफाक से इख्तलाफात से बालातर होकर मुश्तरका हिकमत अमली ना बना सके तो मौजूदा इंतजामी बहरान जल्द ही ग़िज़ाई और मुआशी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो हमारे पास हमारा पैनल मौजूद है, हम अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे और उनसे हम ये सवाल करेंगे। सबसे पहले ज़ैगम साहब आपकी तरफ में आती हूँ, आपके सामने मैं सवाल रखूंगी कि रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद पंजाब और सिंध विफाक से लाखों टन गंदम मांगने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान के 2 बड़े ज़रई सूबे, असल मसला किल्लत का है, नाकिस पॉलिसी का है, या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी का है? जब मुल्क दुनिया भर में तरक्की करते हैं तो लोग देहातों से शहरों की तरफ आते हैं, अर्बनाइजेशन होती है। उसका तरीका ये है कि किसानों की कमर तोड़ दें, ज़राअत को बर्बाद कर दें, तो सब शहरों की तरफ आ जाएंगे। जब शहरों की तरफ आ जाएंगे तो तरक्की हो जाएगी। महक 1 नहीं, 2 नहीं, तीसरा साल है जिसमें ख़ुद हुकूमत की वजह से, उसकी अपनी एक्टिव पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की गंदम जो है सबसे बड़ी क्रॉप, वो बर्बाद हुई है। किसान तबाह हुआ है, तबाह हो गया है। तीसरा साल है मुसलसल उसको तबाह होते हुए। अब इस साल की कहानी से शुरू कर लेते हैं। आपने बताया कि 3 करोड़ टन गंदम पैदा हुई, ठीक है जी, और 2,500 हज़ार में किसान बेचारे ने बेची। किसको बेची कोई पता नहीं। 4 महीने हुए हैं, सिर्फ 4 महीने। साल में होते हैं 12 महीने जी। आखिरी 3-4 महीने में लोगों का भागने दौड़ने की लोग कोशिश करते हैं, गंदम किधर गई, हुकूमत परेशान होती है। और सिर्फ 4 महीने बाद हुकूमत को पता ही नहीं है कि गंदम किधर है। क्यों? कि गंदम का हासिल करने का निज़ाम, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया बग़ैर किसी मुतबादिल को लाए हुए। IMF को खुश करने के लिए, या पता नहीं किसको खुश करने के लिए, या क्या करने के लिए, ये कहा गया कि 11 कंपनियां खरीदेंगी गंदम। 11 कंपनियों में से 9 ने ख़रीदी नहीं। जो उनके लाडले तरीन आड़ती हैं, उन्होंने टके टोकरी गंदम ली और अब इन्हें पता ही नहीं है कि गंदम कहाँ है। और वाहिद तरीका इनके जहन में ये आ रहा है कि दूसरे सूबों को गंदम मत जाने दो। तो सूबाई मसला और सूबाई झगड़े अलग पैदा हो रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे कोई कंट्रोल नहीं है। और अब
सबसे बड़ा जो ग्रेन बास्केट प्रोविंस है वो कह रहा है विफाक जी। से, जिसने 60-70% गंदम पैदा की है, वो 4 महीने बाद कह रहा है कि गंदम को इंपोर्ट करो। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा आइंस्टाइन होंगे ये, और आइंस्टाइन ये हैं। 2024 में जब जरूरत नहीं थी, स्टॉक मौजूद था, गंदम उतरने से पहले 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई माल बनाने के लिए जी। और किसान बर्बाद हो गया। 4,000 उस वक्त कीमत थी, 3,000 की भी किसी ने गंदम नहीं खरीदी जी। वो पहला साल था जब तबाही हुई। और आज भी फिर अगला जैकब साहब, साल- आज भी जैसे पहले साल की तरह आज भी ये जी, तीसरा मुसलसल जी, साल है जी। कि हम किसान को रोते हुए देख रहे होते हैं। हसन साहब, आपकी तरफ आती हूँ। मुल्क में आटा मुसलसल महंगा हो रहा है, रोटी महंगी हो रही है, क्या वजह है? मार्केट पर हुकूमती कंट्रोल नहीं है, या फिर हम ये कहें कि गंदम माफिया भी दूसरे माफियाज की तरह बेलगाम है? ये आटा नहीं है, ये शर्म का, गैरत का घाटा है। पंजाब, लफ्ज़ पे गौर करो कभी, 5 पानियों की सरजमीन। बहरहाल, बदनीयती, बदयांती, सतही और आमियाना तरजीहात और ये सफाकाना गैर इंसानी खेल अशरों से जारी है, और अशरों से ही कुछ लोग इस मुल्क पे तारी हैं। बस। नहीं तो इसमें अवाम तो पिस रही है ना, अवाम को तो रोटी नहीं मिल रही, अवाम को आटा नहीं मिल रहा। पिसने दें। ओ भाई बात सुनो, हमने तो कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। इन्होंने और चित्र पड़ने चाहिए। मैं तो सियासतदानों से मेरी नफरत तो अपनी जगह पे, मुझे तो आवाम से भी हमदर्दी खत्म होती जा रही, और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में आई विल स्टार्ट एंजॉयिंग देयर मिजरीज। हद हो गई यार, हमने ठेका लिया हुआ है, दुश्मन बना लाए सारे अपने इसने, लिख लिख के। 35 साल इज नॉट अ जोक। 14 मजमूए हैं मेरे, सारे ही आदमखोर निजाम का कहा, नहा बीबी बाबू और बेबस अवाम और फलाना। इनको जिनके लिए भौंकते रहो उनको फर्क ही नहीं पड़ता तो भाड़ में जाएं। नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है हसन साहब, आपका कमेंट आ गया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। गंदम की कीमतें कटाई के चंद हफ्तों में ही हमने देखा कि ये इस मामले को बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है, ये इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, या कोई पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, या फिर वही बात है कि माफिया बेलगाम है? ये पॉलिसी बननी चाहिए ना महक। चेंज तो वो चीज होती है जो पहले से मौजूद हो। यहाँ पर तो जैकब खान ने भी उसकी निशानदेही की है। प्रॉब्लम सारा ये हुआ है कि आपने IMF के प्रेशर के अंदर आके अपनी सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म, इमदादी कीमत का जो आपका निजाम था, उसको जब खत्म किया तो किसी चीज ने उसको रिप्लेस नहीं किया। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्यों बगैर किसी मुतबादिल निजाम के वो पहला वाला खत्म कर दिया गया, और वो मुतबादिल निजाम क्यों नहीं आया? उसकी बड़ी वजह यह है महक कि ये जो प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म खत्म करने का, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो दलील थी जो हमारे काश्तकार तबके की तरफ से दी जाती थी टैक्स न देने के बारे में। और वो ये दलील होती थी कि हम अपना पैदा किया हुआ माल जब एक मार्केट रेट के ऊपर बेच नहीं सकते हैं और हमें हुकूमत की बचाई हुई निस्बतन कम कीमत पर बेचना पड़ता है, तो वो भी एक तरह से जबरी टैक्स है जो हमसे लिया जा रहा है, इसलिए हम एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देंगे। इस आर्गुमेंट को खत्म करने के लिए सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म खत्म करके उसकी जगह एक मुतबादिल निजाम लाना था, और जाहिर है कि फिर उस मुतबादिल निजाम के अंदर एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो उसकी बुनियाद बनता उस मुतबादिल निजाम की, जो कि जाहिर है कि हमारी मौजूदा हुकूमत जो है वो तो ऐसा कर नहीं सकती है, ना ही उसने माजी में कभी किया है, ना ही उसकी आइंदा करने की ख्वाहिश है। तो उससे जो सूरत हाल पैदा हुई है ना महक, वो क्या है? मैंने जब ये कहानी पढ़ना शुरू की और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि कख मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि वो क्या रहा है कि सिंध जो है वो वक्त पे गंदम खरीदता नहीं है, वफाक से मांग रहा है। पंजाब ने खरीदी नहीं, अब वो वफाक से मांग रहा है, और गंदम काफी है मुल्क के अंदर, लेकिन 3 करोड़ टन पैदा करने के बाद 40 लाख टन खो गए हैं। वो किसी को पता ही नहीं कहाँ गए, जैसे कोई छोटी सी चाबी है जो किसी को नहीं मिल रही है सारा। तो ये अगर आप देखें तो आपको एक हुकूमत होती हुई नजर आ रही है, बच्चों का प्ले ग्राउंड नजर आ रहा है जहाँ पे हर बच्चा अपनी मर्जी का
खेल खेल रहा है। आपने एक सियासी पार्टी को इसलिए इक़्तिदार से निकाल दिया था ये कह के कि वो हुकूमत नहीं चला रही, तो ये हुकूमत हमें चलती नजर आ रही है। आई डोंट नो कि इनके दिमाग में क्या है, ऑनेस्टली में अब मेरे लिए समझना 40 साल मुझे भी हो गए पाकिस्तान की सियासत को कवर करते हुए, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इनके दिमाग में क्या है कि ये इस तरह के फैसले के बगैर कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अगले इलेक्शन के में उनको किसी किस्म की। लेकिन देखिए ना आमिर साहब, कमाल की बात की वोट तो फिर भी मिलता है। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं, लास्ट ही कमेंट आपसे लेते हैं। सूबों के दरमियान गंदुम पर कशमकश, क्या गंदुम की सियासत ने अवाम की रोटी को भी ताकत की कशमकश का हथियार बना दी है? देखिए, मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यानी अभी आप थोड़ी देर पहले हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया की कॉकरोच पार्टी जो है वो देखें कैसे आंखें दिखा रही है सरकार को जी। और हम यहाँ पे रोटी नापैद है, रोटी नहीं मिल रही और आवाम है कि सहे जा रहे हैं और इस अपनी हद से बहुत आगे कीमत जा चुकी। आपने सूबों का जिक्र किया, सिंध की जो गंदम है सिंध प्रोवाइड करता है बलूचिस्तान को और पंजाब दिया करता है खैबर पख्तूनख्वा को, और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत मरतबा गंदम आगे अफगानिस्तान भी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अब तो वो बॉर्डर भी बंद है, वहां पे कोई जा भी नहीं सकता, तो इसलिए जो चाहिए होगा खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए होगा। अब अगर पंजाब कह दे कि उसके पास गंदम नहीं है और उसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब वो किसी को दे तो सकते नहीं, जाहिर है सिंध भी नहीं दे सकता। इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा को तो कहीं ना कहीं से तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब अफगानिस्तान में तो गंदम होती नहीं, तो मुश्किल केपी को पड़ गई। बलूचिस्तान इसलिए हो जाता है कुछ ना कुछ क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बाकी चीजें जो बातें आपने की या हमारे साथियों ने बात की 100% दुरुस्त है। गंदम लोएस्ट प्रायोरिटी कब जाती है, क्योंकि ये आम आदमी का और हर आदमी का खाना है और खासतौर पर गरीब का खाना है, इसलिए इसको तो आप बिल्कुल ही आखिर में छोड़ दें। ना पॉलिसी है, ना मैनेजमेंट है, ना स्टोरेज है, ना कोई रिकॉर्ड है कि कहां से आई कहां चलेगी। ये सिंध के ही गोदामों के अंदर से चूहे खा जाते हैं गंदम, मिलती बलूचिस्तान की सरहद से थी जाके। तो ये मामलात हैं हमारे, हम कब तक इसको रोएंगे। बात वही है कि आप रोते रहिए या हंसते रहिए, ये इसी तरह निजाम चल रहा है। और मैं आमिर अहमद खान साहब को वेलकम करता हूं ऑन बोर्ड, वो जो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये काम कैसे चल रहा है। हम भी यही बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि नई चीजें समझ आ रही हैं। तो हमारे लड़कों को तो बच्चों को भी वो नहीं है, फुर्सत नहीं है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया माशाल्लाह अभी तक चल रहा है और इंटरनेट बेहतरीन चल रहा है इस मुल्क के अंदर। जब तक ये दोनों चीजें कायम है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासत उस किस्म की सियासत। आज आप उन बच्चों की जो कि इंडिया में बैठे हैं उनकी गुफ्तगू सुनिए जो कि शेयर हो रही है मुख्तलिफ वाइडली ऑन द सोशल मीडिया। वो किस लेवल की गुफ्तगू करते हैं कि सियासत की डेफिनेशन क्या है। वो कहते हैं कि आप किसी के हाथ में खेल रहे हैं, वो कहते हैं नहीं खेल नहीं रहे, कहते हैं जो निवाला मुंह में जाता है ये भी सियासत है, और जो ना समझे उससे बड़ा बेअकल और नासमझ इंसान दुनिया में नहीं पैदा हुआ। तो सियासत को समझने के लिए, सियासत करने के लिए सियासत समझनी पड़ती है, और जिसको सियासत की समझ ही ना हो वो सियासत करेंगे क्या। और ये सियासतदान सियासत नहीं करते, ये सियासत अवाम की हुआ करती है। सही है, ठीक है, बेहद शुक्रिया शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। लास्टली कहना बहुत ज़रूरी है कि कोई बस्ती नहीं है अगर वहाँ रोटी सस्ती नहीं है, क्योंकि अवाम की बुनियादी सहूलत ही नहीं मिलेगी तो अवाम क्या जिंदा रहेगी। आज प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।